हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है MCO 1 का यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पॉइंट नंबर है 2.6 मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही उसके सब पॉइंट है सिस्टम थ्योरी। तो दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप किए हैं, सारे पॉइंट्स के वीडियोस मैंने बना चुके हैं ऑलरेडी, तो अब जाकर के वो वीडियोस चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कंसिस्ट द डायनेमिक कंडीशंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स. It recognizes the dramatic changes taking place in the society. The modern organization theory is the collection of views of different thinkers of organization. The theory is centered around the concept of a system, hence it is termed synonymous with system theory. For the first time, Chester I. Barnard 1938 viewed organization as a social system of cooperative interaction among the members. Organizations, individuals and customers are part of environment. Subsequently, Mary Parker Follett 1940 emphasized on the integration of individual and organization unit through system approach. Norbert Wiener 1948, a pioneer in cybernetics, gave a crystal clear views of the organization as a system. Further operational researchers like Churcham 1957 etc. were also among those who consider the system as an interconnected complex of functionally related to components. Some more social scientists like Katz and Kahn presented a comprehensive theory of organization using open system approach. तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी था उसमें ये कंसिडर किया गया था डायनेमिक कंडीशंस को माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स पे, यानी कि शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, वाइड रेंज में भी उसको कवर अप किया गया था। इसमें रिकॉग्नाइज़ किया था कि जो ड्रामेटिक चेंजेस होता है वो सोसाइटी में होते ही रहता है, ड्रामेटिक चेंजेस। तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो इस चीज़ का कलेक्शन है कि जो डिफरेंट थिंकर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके क्या क्या व्यूज़ है उस चीज़ का यहाँ पे कलेक्शन होता है, किया गया है। तो जो थ्योरी है उस पर जो मेन टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट जो कवर कर रहा था सिस्टम का, तो इसलिए उसको क्या हुआ कि सिनोनिमस बोल दिया गया था सिस्टम थ्योरी का। मीन्स बेसिकली ये सब जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अलग अलग थिंकर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या व्यूज़ है, मेन उसी टॉपिक पे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी थ्योरी बेस्ड थी, तो इसीलिए उसको सिस्टम थ्योरी का सिनोनिमस बोला गया था। पहली बार क्या हुआ है कि चेस्टर आई बार्नर्ड जो है वो ये देखे थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम होता है कोऑपरेटिव इंटरेक्शन का मेंबर्स के बीच में, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और कस्टमर्स जो होते हैं वो एक इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। और फिर क्या हुआ था कि मैरी पार्कर फॉलेट जो कि 1940 के हैं, वो ये एम्फेसाइज़ किए थे कि जो इंटीग्रेशन होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का सिस्टम अप्रोच पे। फिर नॉर्बर्ट वेनर 1948, वो एक पायनियर थे साइबरनेटिक्स में, जो कि एक क्रिस्टल क्लियर व्यू में एक पूरी पारदर्शिनी जो बोलते हैं ना, एकदम पूरी तरह से क्लियर वो बता दिए थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है। फिर उसके बाद अब बारी है चार्चम की जो 1957, और बाकी जो भी और भी जो साइंटिस्ट थे और भी जो लोग थे, थिंकर्स थे, वो उसमें से थे जो ये मानते थे कि जो सिस्टम होता है वो एक इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो इतने भी कंपोनेंट्स होते हैं जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो क्या होता है कि जो कुछ और भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि कार्ड्स, कैन, वो ये प्रेजेंट किए थे कि जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में ये प्रेजेंट किए थे एक ओपन सिस्टम अप्रोच के थ्रू। मीन्स ओपन सिस्टम अप्रोच को यूज़ करके वो एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए थे जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी के बारे में बेसिकली ये बताया गया था। इसी से पूरा ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट है वो पूरे इसी के अराउंड रहता है, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक सेंटर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटीज़ हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. Divergent theories have thus emerged. A need has arisen of looking at the organization as a whole. Advance in scientific knowledge is general have made possible the formulation of a general system theory for the integration of scientific
knowledge. The system approach is particularly relevant to the study of complex public organizations that have elaborate structures and that are embedded in larger social, political, and economic environment. According to the open system perspective, an organization survives and grows by drawing inputs from the environment, which are processed internally to produce its output. It is through this input conversion output process that an organization lives and develops. The system thinking help us to have a total view of the organization including its different parts and their interrelationship. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का रियलिटी था उसमें ये क्या किया गया था कि उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट किया गया था कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन का रियलिटी होता क्या है. तो जो डाइवर्जेंट थ्योरी है वो इस कारण से क्या हुआ, एमर्ज हो गया, मीन्स आ गया. और यहाँ पे एक नीड अराइज हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से एक होल की तरह देखा जाए. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कितने लोग हैं, किस तरह से काम होता है, ये सारी चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान दिया गया. तो जो एडवांस साइंटिफिक नॉलेज होने लगा उससे क्या हुआ कि जो भी जनरल सिस्टम थ्योरी है उसका यहाँ पे क्या हुआ पॉसिबल हो गया इसको फॉर्मुलेट करने के लिए. क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ क्या होता है कि नॉलेज भी थोड़ा बढ़ता है और साथ ही साथ जो नया इनोवेशंस आता है तो उससे काम करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेट होने लगा जनरल सिस्टम थ्योरी के लिए. ठीक है. फिर जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या हो रहा था कि जो स्टडी होता है ना कॉम्प्लेक्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे. ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है कि जो उन लोगों के पास एक एलैबोरेट स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ वो एम्बेड इसको करते हैं एक लार्जर सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में. तो जो ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करता है और फिर ग्रो करता है अपना जो इनपुट है उसको ड्रॉ करके, मीन्स जो भी उनका प्रोडक्शन होता है उसको ड्रॉ करके इन्वायरमेंट में, जो कि वो इंटरनली क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं एक आउटपुट के तौर पे. और क्या होता है कि इससे जो क्या होता है कि जो इनपुट होता है उसके थ्रू क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है आउटपुट प्रोसेस का, जो ऑर्गेनाइजेशन लिव करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जिसके कारण डेवलप करता है उसी के कारण ये इनपुट होता है. तो जो सिस्टम थिंकिंग है वो ये मदद करता है कि जो टोटल जो व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा है, उस चीज़ के बारे में इसमें मदद किया जाता है. दिस सिस्टमेटिक व्यू of organization were prominent in the writings of M.P. Follett and Chester Barnard. Herbert Simmons' decision-making scheme follows the system approach, which was further elaborated by him and his associates later. Philip Selnick has been the system framework in his studies of governmental and other complex organizations. The most representative writings in the field are Organization Theory by Herr Norbert Barnard in the field of cybernetics. He gave the first clear view of the organization as a system consisting of inputs, processes, आउटपुट्स, फीडबैक एंड इन्वायरमेंट. तो जो सिस्टम जो व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हुआ था, प्रोमिनेंट हुआ था M.P. फॉलेट और चेस्टर बैनेट के राइटिंग्स के दौरान. तो जो हार्वर्ड सेवन का डिसीजन मेकिंग स्कीम था वो क्या कर रहा था, वो ये फॉलो कर रहा था कि सिस्टम अप्रोच को, जिसको कि फर्दर क्या किया उनके द्वारा एलाबोरेट किया गया, उनके द्वारा बताया गया और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके द्वारा भी उस चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. जो फिलिप सेल्निक थे वो क्या किए थे, वो सिस्टम का फ्रेमवर्क को स्टडी किए थे, अपने स्टडी में क्या किए थे उसको यूज़ किए थे. जो सिस्टम फ्रेमवर्क बना था उसको अपने स्टडी में यूज़ किया था और साथ जो गवर्नमेंटल का जो स्टडीज़ वो कर रहे थे उसमें यूज़ किए थे. और साथ ही साथ जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी ये सिस्टम को वो यूज़ कर रहे थे. तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो राइटिंग्स था वो था इस फील्ड में, वो था ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी, जो कि हैर नॉर्बर्ट वेनर के द्वारा दिया गया था, जो कि साइबरनेटिक्स के फील्ड में पायनर थे. तो उन्होंने ये क्लियर व्यू दे दिया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक सिस्टम है जहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट कंसिस्ट होता है. इनपुट यहाँ पे हो गया कि जो प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, फिर प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे स्टेजेस हो करके जाता है तब जा करके कोई भी प्रोडक्ट जा करके तैयार होता है. फिर आउटपुट जो हम लोग का जो आउटपुट तैयार होता है, जो प्रोडक्ट फाइनली तैयार होता है सेलिंग के लिए. फिर फीडबैक कि कैसा कस्टमर का फीडबैक आया प्रोडक्ट को लेकर के, फिर इन्वायरमेंट में जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. तो ये सारे सिस्टम जहाँ पे कंसिस्ट होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. इन सिंपल वर्ड, अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट और एंटिटी
These parts known as subsystem interact with each other and are subject to change. They are interrelated as well as interdependent. Thus, changes in any subsystem lead to changes in other. Any working organization may be said to consist of three broad subsystems: technical subsystem, which represent the formal relationship among the members of the organization; social subsystem, which provides social satisfaction to members through informal group relation; and power subsystem, which reflects the exercise to power or influence by individual or groups. तो अभी बोला जा रहा है कि सिंपल वर्ड्स में जो सिस्टम होता है वो डिफाइन करता है कि एक मतलब क्या बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट पार्ट होता है जो कि फॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट और एंटिटी को। इस तरह का एक सेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट होते हैं उसको सब सिस्टम्स ही बोला जाता है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड तो होते हैं पर साथ ही साथ ये इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि प्रोडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे रॉ मटेरियल पहले आएगा तो लोगों को क्या पहले रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल आएगा, फिर रॉ मटेरियल जब सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा तो फिर वो लोगों को वेट होगा कि सेमी फिनिश हो जाए तब जाकर के फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ में क्या होता है, वो दोनों सब एक दूसरे पर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं सब एक दूसरे पे। तो क्या होता है कि जो चेंजेस होता है उससे क्या होता है कि जितने भी सब सिस्टम में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे में उसके कारण चेंजेस होने लगता है। मीन्स एक चेंजेस हो रहा है तो दूसरे में जाकर के दूसरे चेंजेस हो गए। तो जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको थ्री ब्रॉड सब सिस्टम्स में कंसिस्ट किया गया। तो सबसे पहला इसमें आता है टेक्निकल सब सिस्टम, जिसमें बोला गया है कि जो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में बताया गया। फिर सोशल सब सिस्टम में ये प्रोवाइड किया गया कि सोशल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए मेंबर का इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशंस के थ्रू। फिर पावर सब सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो पावर होता है जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो एक्सरसाइज कर सकता है अपना पावर को, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस किया जाता है कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स को। The total system emerges as a result of the interaction of the various subsystems. The total system and subsystem also interact with the environment, which may influence or be influenced by the system or the subsystem. The system approach has the following features. System is a group of interrelated but separate elements. The arrangement of all the elements must be orderly. There must be proper communication facilitating interaction among the elements. Finally, the interaction should lead to achieve a common goal. तो अभी बोला जा रहा है कि जो टोटल सिस्टम होता है वो एमर्ज करता है कि जो भी मतलब रिजल्ट आता है वो इंटरेक्शन से होता है। जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं उसके इंटरेक्शन के बीच से ही जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, जो भी रिलेशनशिप बनता है, जो भी इंटरेक्शन वो लोगों के बीच में बनता है। तो जो टोटल सिस्टम और सब सिस्टम्स होता है वो इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है सिस्टम के द्वारा या तो सब सिस्टम के द्वारा। तो जो सिस्टम अप्रोच है उसके बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पे बताया गया, 4 फीचर्स है। सबसे पहला ये है कि जो सिस्टम होता है ग्रुप होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं ना वो इंटर रिलेटेड होते हैं और साथ ही साथ जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स है उसको ऑर्डरली किया जाता है। मीन्स जो भी एलिमेंट्स है, जैसे सपोज प्रोडक्शन का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स, फिर लास्ट में पैकेजिंग, फिर मतलब सेलिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो सारे जो प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो वो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग जो होते हैं वो सब पर क्या होता है कि सब लाइन से होता है। एलिमेंट्स तो अलग अलग है पर यहाँ पे क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो लाइन से होता है। फिर है कि जो यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट किया जाता है, इंट्रैक्शंस होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बीच में। और सबसे लास्ट में है कि जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होता है कि कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाता है। द इंटरप्राइज ऑपरेशंस आर व्यूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स इंगेज्ड इन प्रोक्योरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग input into output. Money, employees and the managers themselves are part of the system. Inputs are the material, information and energy flowing into the organization. The output are products, services and satisfaction provided by the organization. The organization transforms input into a variety of output in the form of product, goods and services and offer the same to the external environment. Sale of the output provides all the necessary energy which is called feedback to repeat this system cycle. Look at figure 2.1 which shows the cycle. तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो इंटरप्राइज का जो ऑपरेशन होता है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए होता है कि जो टर्म होता है ना बेसिक एलिमेंट का जो इंगेज होता है, जितने भी आउटपुट और इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र होता है, जो प्रोक्योर होता है उस चीज़ पे। तो जो मनी, एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर्स होते हैं वो इस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो जो इनपुट होता है वो क्या होता है, मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और साथ ही साथ जो फ्लोइंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इनपुट कहलाता है।
फिर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होता है, सेटिस्फैक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को बहुत सारे वैरायटी में आउटपुट के, जैसे कि गुड्स के फॉर्म, सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और साथ ही साथ वो ऑफर करता है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो जो सेल होता है आउटपुट का, वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी जिससे कि पता चल सके कि उसको, मतलब उसको बोल सकते, फीडबैक बोल सकते हैं कि कैसे पता चल सके कि कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को लेकर के क्या सोच रहा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा कस्टमर को तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है प्रोडक्ट से। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है 2.1, जहाँ पे बताया गया है साइकिल के बारे में। तो साइकिल देखिए, साइकिल और सिस्टम अप्रोच, तो इनपुट आउटपुट फीडबैक ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। Organization system like social system are considered to be cybernetic in their behavior with regard to the external environment. This means that they are self-steering, using feedback to guide and control their behavior. They develop mechanism to collect, interpret and apply feedback in their decision-making process so as to acquire the capacity to adapt, evaluate, perform and to correct error. तो यहाँ पे देखिए एक और टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट, आउटपुट्स, थ्रूपुट्स और आउटपुट दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, जैसे कि सोशल सिस्टम्स होता है, उसमें क्या होता है कि साइबरनेटिक को कंसिडर किया जाता है, बोला जाता है उनके बिहेवियर में, जो कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके रिगार्ड में होता है। यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि वो क्या होते हैं कि सेल्फ स्टीयरिंग होते हैं, जहाँ पे फीडबैक जो है वो उनको गाइड करता है और कंट्रोल करता है उनके बिहेवियर को, और साथ ही साथ जो ये मैकेनिज़्म को डेवलप करता है ताकि इंटरप्रेट कर सके, कलेक्ट कर सके इंटरप्रेट को, और साथ ही साथ जो फीडबैक है उसको अप्लाई कर सके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि क्या हो सके जो कैपेसिटी है अडॉप्ट करने का, इवेल्युएट करने का अपने परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ अगर कोई एरर हुआ है तो उसको करेक्ट किया जा सके कस्टमर्स के फीडबैक के थ्रू। तो यहाँ पे इनपुट, थ्रूपुट्स और देखिए आउटपुट्स में लिखा हुआ एनवायरमेंटल कंडीशंस, नीड एंड डिमांड, गोल्स, सोशल नॉर्म्स एंड लॉज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, सब सिस्टम फंक्शंस, गुड्स, सर्विसेज, मैन पावर, strategies to influence the environment. The system approach to management view organization are extremely complex entities subject to change from within and outside. To meet various needs of such an organization, a balanced and integrated approach to management is required. At the heart of the system approach lies a management information system and communication network for collection, analysis and flow of information and quantitative data so as to facilitate planning and controlling. It emphasizes the importance of decision making and the primary means of balancing the different part of the organization. Modern thinkers consider management as a system of interacting activities aimed at making the best use of scarce resources. Management is viewed also as a subsystem of a social system. As a subsystem, management is required to adapt and cope with environmental changes. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिस्टम अप्रोच होता है मैनेजमेंट का, उसमें क्या होता है, ध्यान में दिया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है, जहाँ पे चेंजेस होते ही रहते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाद चेंजेस हो, बाहर हो, पर चेंजेस होते ही रहते हैं। और चेंजेस को मीट करने के लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बैलेंस और इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार करता है, जो कि मैनेजमेंट को के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसका। तो क्या होता है कि जो अप्रोच है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स को लाई करता है, और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है कलेक्शन का, और जो एनालिसिस और फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन और क्वान्टिटेटिव डाटा, तो क्या होता है इसमें कि ये सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरह से प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को। और इसको एम्फेसाइज करता है कि जो इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी मीन्स होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट को बैलेंस कर सके, उस पर ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है। तो जो मॉडर्न थिंकर्स होते हैं वो मैनेजमेंट को एक सिस्टम की तरह लेते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे मेन उन लोगों का मकसद ये होता है कि जो भी स्कैर रिसोर्सेज होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी स्कैर रिसोर्सेज बच जाता है, उसको किस तरह से वो यूटिलाइज़ कर सके, किस तरह से वो ऐसे यूज़ करे कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो सके, उसका बेस्ट यूज़ कर सके स्कैर्स रिसोर्सेज का। तो जो मैनेजमेंट है वो ये ध्यान में रखता है एक सब सिस्टम के तौर पे जो भी सोशल सिस्टम होता है उसके बारे में। और एक सब सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो ये रिक्वायर करता है कि जो भी वो मतलब इन्वायरमेंट का जो भी चेंजेस होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो भी होते हैं, उसको वो कैसे अडॉप्ट कर सके और कैसे उस चीज़ से वो बाहर निकल सके, क्या क्या प्लानिंग ज़रूरी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है जिससे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस से वो बाहर निकल सके और अपना ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से रन कर सके। दिस सिस्टम अप्रोच हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे बताया गया है। इट प्रोवाइड्स एन
unified focus to organizational efforts. It provides managers an opportunity of looking at the organization as a whole, which is greater than sum of its part. This theory treats the organization as an open system. Moreover, the process of interaction between subsystems is dynamic. Modern theory is based on multi-level and multi-dimensional approach. That is, it includes both micro and macro aspects. The system is based on multiple variables, because an event may be the product of any factor which in turn may be interrelated and interdependent. The feedback mechanism provides an opportunity to rearrange its part according to the changes in the environment. तो ये सारे इसके एडवांटेज है, जैसे कि सबसे पहले कि प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड फोकस को ऑर्गेनाइजेशनल के एफर्ट में, और साथ ही साथ मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन को एक होल, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक होल की तरह देख सके, और साथ ही साथ उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी वो ध्यान में रख सके. और ये जो थ्योरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, और जो प्रोसेस होता है इंटरेक्शन का, जो भी सब सिस्टम्स होता है वो डायनेमिक होता है. तो और इसके अलावा ये है कि जो मॉडर्न थ्योरी है वो एक मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि इसमें माइक्रो मैक्रो एक्सपेक्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है. और इसके बाद है कि जो सिस्टम है वो बेस्ड होता है मल्टीपल वेरिएबल्स में, क्योंकि जो भी इवेंट होते हैं चाहे वो प्रोडक्ट के हो कोई भी फैक्टर्स के, तो उससे क्या होता है कि उसमें वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं और साथ ही साथ इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं. तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने पार्ट्स को रीअरेंज कर सके एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग. द सिस्टम अप्रोच इज़ नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. इट हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल टूल फॉर द conceptualization of the organization and its external and internal relationship. It has also facilitated the contingency or situational view of organization, which marks a radical departure for the traditional approach that emphasizes generally the one best way of structuring organization. Under the influence of system theory, the current view in organization analysis is that the structure can vary from situation to situation depending on such factors as their environmental conditions and technology. Although system theory has given fascinating appeal, still it has some limitation. In fact, this is not the complete explanation of the whole organization system. It does not explain how the subsystem of a specific organization uniquely related in a given environment. तो जो सिस्टम अप्रोच होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है ऑर्गेनाइजेशन के जो एनालिसिस होता है उसमें. तो ये प्रूव कर चुका है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, और साथ ही साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप में. और साथ ही ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कॉन्टिजेंसी को या सिचुएशनल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वो क्या करता है, बेसिकली एम्फेसाइज करता है कि क्या बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने का. पर क्या होता है कि ये जो है वो बेसिकली ये बताता है कि जो मतलब रेडिकल डिपार्चर होता है उसके बारे में, मतलब रेडिकल डिपार्चर जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का उसके बारे में. तो इस इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम थ्योरी होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस का वो ये होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो वैरी करता है हर सिचुएशन पे, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि इन्वायरमेंट का कंडीशंस क्या है, कैसा टेक्नोलॉजी है, सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस होता है. पर ये सब के बावजूद भी क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं. इनफैक्ट क्या होता है कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं बताता कि होल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का, और साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि जो सब सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं, कैसे यूनिकली रिलेटेड होते हैं कोई भी इन्वायरमेंट से. तो ये था पूरा मतलब सिस्टम थ्योरी के बारे में, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो इसके जो सब पॉइंट्स है वो. आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो. किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू.